हेलो फ्रेंड्स, दिस ईयर पे ताजावत और आज हम बात करने वाले हैं जीएसटी के अमेंडमेंट्स के बारे में। और हम उन सारे अमेंडमेंट्स को देखने वाले हैं जो अभी मई 21 और नवंबर 21 के एग्ज़ाम्स के अंदर एप्लीकेबल। ठीक है, तो अगर हम अमेंडमेंट की बात करें तो सर होता क्या है कि सर अमेंडमेंट को अगर एक साथ उठाते हैं तो बहुत सारे अमेंडमेंट दिखने लग जाते हैं। और कई सारे बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो पाता है कि सर बहुत सारे अमेंडमेंट है, मुश्किल हो जाएगा सारे पढ़ना, बोरियत हो जाती है। तो हमने क्या किया, हमने अमेंडमेंट की एक पूरी सीरीज़ बना दी है। हमने हर चैप्टर के अंदर जो जो अमेंडमेंट्स है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उन सबको एक साथ प्रिपेयर किया है और उस तरह से हम इन क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो आज जो हम फर्स्ट पॉइंट देखने वाले हैं वो है रिगार्डिंग चार्ज ऑफ जीएसटी। ठीक है, आज समझिएगा। सॉरी, हाँ जी, आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं चार्ज ऑफ जीएसटी। और चार्ज ऑफ जीएसटी के अंदर क्या क्या अमेंडमेंट आए हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट नहीं है, ठीक है ना। आपको मैं बहुत इजी लैंग्वेज के अंदर सारे पॉइंट को लिखवा दूंगा जिससे आपको एग्जाम के अंदर भी दिक्कत नहीं आएगी। एग्जामिनेशन क्वेश्चंस वगैरह होंगे वो भी हम इसके अंदर सारे सॉल्व कर लेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं चार्ज ऑफ जीएसटी से रिलेटेड जो भी अमेंडमेंट है वो अमेंडमेंट हमारा क्या है। ठीक है, पॉइंट देखिएगा, क्लैरिफिकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ लेवी ऑन डायरेक्टर्स रेमुनरेशन फी। अब एक क्वेश्चन ये रहता है सर, बार बार ये क्वेश्चन अराइज हो रहा था कि डायरेक्टर्स रेमुनरेशन या डायरेक्टर्स फी जो दी जाती है उसका क्या ट्रीटमेंट किया जाएगा। क्या उसके ऊपर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, क्या उसके ऊपर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, या उसके ऊपर जीएसटी लगना ही नहीं चाहिए। ठीक है ना, बहुत सारे अलग अलग केसेस है क्योंकि सर डायरेक्टर व्हेन प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द कंपनी। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान सुनिएगा। हो क्या रहा है कि एक डायरेक्टर है जो कि कंपनी को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। डायरेक्टर इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द कंपनी। नाउ द क्वेश्चन इज दिस कि सर हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हमारा इशू क्या है, हमें सॉल्व क्या करना है। हमारा इशू है कि डायरेक्टर अगर कंपनी को सर्विसेज दे रहा है तो पहला क्वेश्चन, क्या उसके ऊपर जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा। सेकंड, जीएसटी लगेगा तो कौन सी रेट से लगेगा, क्या सर्विसेज मानेंगे। और थर्ड हमारे पास सामने एक केस है कि सर फॉरवर्ड चार्ज लगेगा या वहाँ पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। ठीक है, तो पूरा ये सुनिएगा एक क्या कहता है और उसके बाद में जो क्लैरिफिकेशन आया है वो क्लैरिफिकेशन क्या है और उसका कंक्लूजन। हम तीनों चीज़ों को बात कर लेंगे और फिर हम ये भी देख लेंगे कि सर हमारा आईसीए हमारे को किस तरह से एग्जाम पूछ सकता है। ठीक है, इशू देखना, whether the remuneration paid by companies to their director fall under the ambit or entry in Schedule 3 of CGST Act. ठीक है, that is services by an employee to the employer in the course or in the relation to the employment, or whether the same are liable to be taxed under notification number this. पहला पॉइंट है कि क्या जो डायरेक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय कैटेगरी में जा रही है क्या। क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन क्या है कि अगर डायरेक्टर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो क्वेश्चन है क्या वो इंडिपेंडेंट है, क्या वो इंडिपेंडेंट है या वो हमारे लिए एम्प्लॉयर रिलेशनशिप में जा रही है, क्या हम इधर जाएं या हम इधर जाएं। ये हमारे सामने इशू है। अब इस इशू को एग्जामिन करने के लिए उन्होंने दो कैटेगरीज दी, दो डिफरेंट कैटेगरीज दी। क्या डिफरेंट कैटेगरीज है। पहली कैटेगरी समझना, लेविबिलिटी ऑन जीएसटी ऑन द रेमुनरेशन पेड बाय कंपनीज टू द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर डिफाइंड इन 149(6) ऑफ द कंपनीज एक्ट। ये कहाँ दे रखा है, ये कंपनीज एक्ट के सेक्शन 149(6) में दे रखा है। एंड दोज डायरेक्टर हु आर नॉट एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी। ध्यान सुनना, क्या लिखा हुआ है कि जो डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की केस, ठीक है, जो डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की लिस्ट में आ जाते हैं उनके ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं होगा। या क्या वो एम्प्लॉय कैटेगरी में आ रहे हैं, तो यहाँ लिखा है कि जो डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं वो एम्प्लॉय नहीं है। पहला क्या लिखा हुआ है, पहला केस है दोज डायरेक्टर हु आर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आर नॉट एम्प्लॉयज़, वो एम्प्लॉयज़ नहीं है, मतलब वो एम्प्लॉयमेंटशिप के अंदर नहीं आ रहे। ये पहला पॉइंट। ठीक है, सेकंड लेवेबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन द रेमुनरेशन पेड बाय कंपनीज टू द होल टाइम डायरेक्टर्स इंक्लूडिंग मैनेजिंग डायरेक्टर्स। होल टाइम डायरेक्टर्स जिसमें हमने मैनेजिंग डायरेक्टर को इंक्लूड किया और मैनेजिंग डायरेक्टर हमारे क्या बन रहे हैं, दे आर एम्प्लॉयज़ ऑफ आवर कंपनी। तो सेकंड क्या सिचुएशन है, सेकंड क्या है कि सर होल टाइम डायरेक्टर, ऐसे लिख दूँ WTD होल टाइम डायरेक्टर्स इंक्लूडिंग MD मैनेजिंग डायरेक्टर। और ये जो मैनेजिंग डायरेक्टर है ये क्या है हमारे, दीज आर
एम्प्लॉय की। सर ये भाई साहब ये जो पर्सन है ये तो पर्सन हमारे लिए क्या है, एम्प्लॉय। तो इसका क्या होगा और इसका क्या होगा, ठीक है। जीएसटी किस पे लगेगा और किस पे नहीं लगेगा। अब आगे क्लेरिफिकेशन क्या है, ठीक है ना, आप चाहे तो साथ में नोट भी करते रहना, ठीक है। ये जो पूरा पीडीएफ है, इस पूरे पीडीएफ का जो मैंने लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, वहाँ से भी ले सकते हो। Liability of GST on the remuneration paid by companies to the independent directors or those directors who are not the employee of the said company. The primary issue to be decided is whether the director is an employee of the company. सबसे पहली चीज़ जो हमको चेक करनी है, ठीक है ना, सबसे पहला पॉइंट जो आपको समझना है वो चेक करो भैया, क्या एम्प्लॉय, क्या मतलब क्या डायरेक्टर एम्प्लॉय है या नहीं है, ठीक है। इन दिस रिगार्ड फॉर द पर्ज्यूअल ऑफ रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, तो हमने कौन सा रेफर किया, ठीक है। तो जीएसटी वाले बोल रहे हैं यार हमको समझ में नहीं आ रहा, तो आपको नहीं समझ में आता, एक काम करो जीएसटी लो देख लो। अभी देखो जीएसटी लो क्या बोलता है। द डेफिनेशन ऑफ होल टाइम डायरेक्टर अंडर दिस सेक्शन इज इंक्लूसिव डेफिनेशन। कौन सी डेफिनेशन है, इंक्लूसिव है। दस ही मे बी अ पर्सन हु इज नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। दस ही मे बी अ पर्सन हु इज नॉट द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। एंड द डेफिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का मतलब क्या है, इम्प्लाई क्लियर दैट सच डायरेक्टर शुड नॉट हैव बीन एम्प्लॉय और प्रोपराइटर और पार्टनर ऑफ द सेड कंपनी इन एनी of the 3 financial year immediately preceding the financial in which he is proposed to be appointed as on the in the said company. okay. ऐसा पर्सन, सुनना ध्यान से कि सर हमारे लिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन है। आजकल क्या है कि सर आईसीआई वाले जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं वो काफ़ी अंदर तक जाकर क्वेश्चन पूछ रहे हैं कई बार, तो आप हर चीज़ को, हर पॉइंट को समझिएगा, सिर्फ ऊपर ऊपर से प्रोविज़न को मत पढ़िएगा, ठीक है ना, थोड़ा सा रिस्की हो जाता है आजकल अगर आप उसको पॉइंट को जो क्या करते हैं ऊपर ऊपर सेट करते हैं। तो समझिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का मतलब क्या है, जो कि ना तो एम्प्लॉय बना है ना प्रोपराइटर बना है ना पार्टनर बना है, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले पार्टनरशिप फर्म थी पर पार्टनरशिप फर्म कन्वर्ट हो किस में बन गई, कंपनी बन गई, ठीक है। जो ना एम्प्लॉय बना है ना प्रोपराइटर बना है ना पार्टनर बना है इन कंपनी, हमारी कंपनी में उसका कोई रोल नहीं है कितने सालों में, इन पास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर, पिछले 3 सालों में उसका इस तरह का कोई भी रोल नहीं है। अगर इस तरह का कोई भी रोल नहीं है तो वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कहलाएगा। आई रिपीट अगेन, वो क्या कहलाएगा, वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कहलाएगा। एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आर नॉट एम्प्लॉय। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हमारे एम्प्लॉयज़ नहीं हैं। अभी हम बार बार इस फोकस क्यों कर रहे हैं एम्प्लॉय पर, जिन्होंने हमसे पेन ड्राइव ली है या जिसने हमसे फेस टू फेस क्लासेस ली है, उन बच्चों को तो पता होगा। अगर नहीं याद आ रहा है तो मैं वापस समझाता हूँ कि सर हम एक पॉइंट पढ़ते हैं नेगेटिव लिस्ट, एक पॉइंट पढ़ते हैं, दैट पॉइंट इज रिगार्डिंग नेगेटिव लिस्ट। वो नेगेटिव लिस्ट वाला पॉइंट क्या बोलता है, वो नेगेटिव लिस्ट वाला पॉइंट ये बोलता है कि अगर आप नेगेटिव लिस्ट, कौन कौन सा पॉइंट है अगर आपको याद है, मैंने याद भी कराया था, ए एक्शनेबल क्लेम्स, बी भूमि, ई कोर्ट फीस, डी ड्यूटीज बाय पीएमएलए, ठीक है, ई एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप। सर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नेगेटिव लिस्ट में आता है। जब वो नेगेटिव लिस्ट में आता है इसका मतलब वो सप्लाई नहीं है एंड नॉट लाइबल टू जीएसटी, इसलिए हम उस पॉइंट को यहाँ पर उठा रहे हैं। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आर नॉट द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। चलो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का मीनिंग समझ में आया, कहाँ से उठाया, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मीनिंग मैंने उठाया कंपनीज लॉ, कंपनी एक्ट से। देयरफॉर समझना, देयरफॉर इन रिस्पेक्ट ऑफ सच ए डायरेक्टर हु आर नॉट द एम्प्लॉयज ऑफ द सेड कंपनी, वो डायरेक्टर जो हमारी कंपनी के एम्प्लॉय नहीं है, द सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द कंपनी इन लिeu ऑफ रेम्युनरेशन और कंसिडरेशन फॉर द सेड सर्विस, क्योंकि वो मेरे एम्प्लॉय नहीं है। जब वो मेरे एम्प्लॉय नहीं है तो और मुझे वो सर्विसेज दे रहे हैं, इसका मतलब वो तो मेरे लिए प्योर सर्विसेज है, दैट इज नॉट कवर्ड इन द डेफिनेशन ऑफ नेगेटिव लिस्ट, इसका मतलब वो सप्लाई ऑफ सर्विस है एंड क्लियरली आउटसाइड द स्कोप ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ सीजीएसटी, मतलब नेगेटिव लिस्ट के प्रोविजन से बाहर है। इन टर्म्स ऑफ एंट्री ऑफ नंबर दिस, ठीक है, नंबर याद नहीं रखो तो चलेगा, द रिसिपिएंट ऑफ सेड सर्विस द कंपनी इज लाइबल टू डिस्चार्ज जीएसटी एप्लीकेबल ऑन इट। समझना, ध्यान सुनना, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन है, वो जो हमारी कंपनी में पिछले 3 साल से किसी भी रोल पर अपॉइंट नहीं हुआ,
वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, और अगर वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है इसका मतलब वो हमारे लिए एम्प्लॉई, क्या बोल रहा हूँ, वो हमारे लिए एम्प्लॉई नहीं है, वो एम्प्लॉई की डेफिनेशन में फॉल नहीं करता। जब वो एम्प्लॉई नहीं है इसका मतलब जीएसटी विल चार्ज, जीएसटी लगेगा, और जीएसटी लगेगा तो कौन सा लगेगा, आरसीएम, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। मींस हु इज सर्विस रिसीवर, सर्विस रिसीवर कौन है यहाँ पर, हमारे यहाँ पर सर्विस रिसीवर कौन है, हमारे यहाँ पर सर्विस रिसीवर है कौन, बोलिए, हमारे यहाँ सर्विस रिसीवर है कंपनी। तो कंपनी विल बी लाइबल फॉर जीएसटी। किसकी लाइबिलिटी आएगी, ये लाइबिलिटी आएगी कंपनी की, दैट कंपनी शुड पे जीएसटी, कंपनी को जीएसटी क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। ओके, accordingly, आगे देखना, accordingly it is hereby clarified that the remuneration paid by such independent directors or those directors by whatever name called who are not employee of the said company is taxable in the hands of company on the reverse charge basis। वहाँ पर क्या लगेगा, वहाँ पर हमारा आरसीएम, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म वाला पॉइंट लगेगा। आगे देखना, liability on GST on remuneration paid by companies to directors who are also an employee of the company। अब ध्यान रखना, अब किसकी बात कर रहे हैं, कंपनी की बात कर रहे हैं, जो हमारी कंपनी में क्या है, एम्प्लॉई है, उनके बारे में बात करना है। वंस इट हैज़ बीन असर्टेन्ड वेदर अ डायरेक्टर irrespective of name and designation of employee, it would be pertinent to the examine whether all his activities performed by the directors in the course of employer-employee relation। तो क्या वहाँ पर employer-employee relationship आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है, और is there any element of contract for service। The issue has been deliberately by various court and it has been held that director who also taken an employment in the company may be functioning in dual capacity। हो सकता है कि वो दोनों कैपेसिटी में काम कर रहा है, वो एक तो हमारे लिए होल टाइम डायरेक्टर की तरह से काम कर रहा है, मतलब एज ए एम्प्लॉय काम कर रहा है, और एक एज एन इंडिपेंडेंट कर रहा है। अगर इंडिपेंडेंट कर रहे हैं तो समझना, आगे देखना केस क्या बोलता है, दोनों कैटेगरी में कर रहा है। नेमली वन एज ए डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, एक तो वो एज ए डायरेक्टर ऑफ द कंपनी काम कर रहा है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप ऑफ मास्टर एंड सर्वेंट विद द कंपनी। उसका कंपनी से दो तरह का रिलेशनशिप है, एक तो वो एम्प्लॉय रिलेशनशिप में भी जा रहा है और एक डायरेक्टर के रिलेशनशिप के अंदर भी फॉल कर रहा है। तो देखना आगे क्या कहता है, दैट इज अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस एंटर्ड विद द कंपनी। It is also pertinent to note that similar identification or treatment of directors' remuneration is also present in Income Tax Act। ये हम कहाँ पढ़ते हैं, ये इनकम टैक्स एक्ट में भी लिखा हुआ है, सेक्शन 192 इसमें भी लिखा हुआ है, इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर भी ये पॉइंट लिखा हुआ है। आगे देखना, wherein the salaries paid to directors are subject to TDS under 192। However, in case where the remuneration is the nature of professional fee and not salary, the same is liable to deduction under 194J। okay? अगर इसको याद नहीं आ रहा है तो मैं समझा दूं कि 194J किसके लिए होता है, ये होता है प्रोफेशनल फी के लिए होता है, इट इज़ फॉर प्रोफेशनल फी। और सेक्शन 192 किसके लिए होता है, 192 होता है सैलरी। तो कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट अगर आप लेते हो तो 194J में जाकर के टीडीएस कटता है, और अगर सैलरी में, हाँ जी, अगर आप एज एम्प्लॉई सैलरी अमाउंट रिसीव करते हो तो आपका टीडीएस कटता है सेक्शन 192 में। अब देखिए आगे हमारा प्रोविजन क्या कहता है, अकॉर्डिंगली इट इज़ क्लेरिफाइड, ये क्लेरिफाई किया जाता है दैट द पार्ट ऑफ डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन which are declared as salaries in the book of the company and subject to TDS under 192 of IT Act are not taxable being consideration for service by an employee to the employer in the course in relation to employment। ठीक है ना, जो भी 194J की तरह से दिया जाएगा वो तो ठीक है प्रोफेशनल सर्विस है, और बाकी सैलरी का अमाउंट हो सकता है। अब CGST एक्ट क्या बोलता है, ठीक है, नॉट टैक्सेबल, ठीक है, नॉट बीइंग कंसिडरेशन फॉर सर्विस बाय एन एम्प्लॉय, मतलब वो सर्विस नहीं मानेंगे, उसको हम एम्प्लॉयमेंट का रेम्यूनरेशन मानेंगे। आगे देखना, इट इज फर्दर क्लेरिफाइड दैट द पार्ट ऑफ एम्प्लॉइज डायरेक्ट रेम्यूनरेशन व्हिच इज डिक्लेयर्ड सेपरेटली अदर देन सैलरीज इन द कंपनीज अकाउंट एंड सब्जेक्ट टू 194J as a fee for professional or technical service shall be treated as consideration for providing service which is outside the scope of। क्योंकि ध्यान सुनना, ठीक है, क्योंकि
आपने जो सर्विसेज प्रोवाइड करी वो अगर आप एज ए एम्प्लॉय प्रोवाइड करते हो तो सेक्शन 192 लगता है, जिस पर जीएसटी चार्ज नहीं। लेकिन प्रोफेशनल जो सर्विसेज होती है वो उस स्कोप के अंदर फॉल कर सकती है, और अगर फॉल कर रही है द कंपनी इज लाइबल टू डिस्चार्ज लाइबिलिटी ऑन द आरसीएम बेसिस। तो प्रैक्टिकली अगर मैं उसको इधर लिखा हुआ है, अगर मैं उसको इन शॉर्ट समझाऊँ तो इन शॉर्ट उसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, ध्यान सुनना क्या बोल रहा हूँ, अगर कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है हु इज़ नॉट एन एम्प्लॉय, जीएसटी इज पेबल बाय कंपनी अंडर आरसीएम प्रोविजन है। बहुत सिंपल सी बात देखिए कि अगर हमारा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो वहाँ पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का। सेकंड, अगर हमारा होल टाइम डायरेक्टर है, ठीक है, as per definition of Companies Act, he may be a person who is not an employee if director is working in the capacity of employee plus amount as salary under 192, ठीक है ना, तो उसके ऊपर तो जीएसटी चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन अगर डायरेक्टर इज नॉट वर्किंग इन द कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉय, वो एम्प्लॉय की कैपेसिटी में फॉल नहीं कर रहा, प्लस अमाउंट पेड इन द नेचर ऑफ प्रोफेशनल फी एंड नॉट सैलरी अंडर 194J, okay, then it is supply and GST will be chargeable as per RCA। तो अगर मैं 30 सेकंड में पूरा प्रोविजन हूँ तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो जीएसटी चार्ज होगा लेकिन आरसीएम लगेगा। अगर डायरेक्टर पैसा रिसीव कर रहा है इन द कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉय तो जीएसटी की बात ही नहीं आ रही क्योंकि वो नेगेटिव लिस्ट के अंदर जा रहा है। लेकिन अगर उसने कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट, अगर उसने प्रोफेशनल सर्विस की तरह से पैसा ले लिया तो फिर उसके ऊपर जीएसटी चार्ज होगा क्योंकि वो शेड्यूल 3 के अंदर कवर नहीं हो रहा, मतलब कि नेगेटिव लिस्ट में कवर नहीं हो रहा। नेगेटिव लिस्ट में कवर नहीं हो रहा मतलब उसके ऊपर जीएसटी चार्ज हो सकता है। चलो आगे देखिएगा। अर्पण सिंघानिया इज द डायरेक्टर ऑफ नारायण लिमिटेड। द कंपनी पेड हिम सिटिंग फी अमाउंटिंग टू ₹25,000। तो उसको सिटिंग फी दी है कितनी, 25,000 रुपये फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। फर्दर सैलरी वॉज पेड टू अर्पण सिंघानिया अमाउंटिंग टू ₹1.5 लाख फॉर द मंथ ऑफ जनवरी ऑन विच TDS वॉज ऑल्सो डिडक्टेड एज पर द एप्लीकेबल प्रोविजन। तो 1.5 लाख रुपये उसको और दिया है जिसके ऊपर एप्लीकेबल रेट से TDS कट चुका है। तपस्या एंड एसोसिएट इन विच अर्पण सिंघानिया इज अ पार्टनर सप्लाइड द प्रोफेशनल सर्विस टू नारायण लिमिटेड इन द मंथ ऑफ जनवरी फॉर ₹2 लाख। अब चलिए दो अलग अलग केसेस। एक तो अर्पण सिंघानिया है जो कि डायरेक्टर हैं हमारी कंपनी के, कंपनी का नाम है नारायण लिमिटेड। सिटिंग फीस दी है 25,000 रुपये जनवरी की, सैलरी भी दी है 1.5 लाख रुपए, जिसके ऊपर TDS भी काटा है एज पर द एप्लीकेबल प्रोविजन। उन्होंने बोल दिया एप्लीकेबल प्रोविजन कि अगर वो एप्लीकेबल प्रोविजन में 192 या 194J लिख देते हैं तुम्हारे लिए वैसे ही क्लियर हो जाता कि हाँ इसका आंसर ये करना। इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने दोनों चीज़ लिखी। अब आगे समझना, इसके आगे और समझना। अभी जो अर्पण सिंघानिया पता नहीं कितने काम और करते हैं भाई साहब। तपस्या एंड एसोसिएट के अंदर एक पार्टनर भी है, तपस्या एंड एसोसिएट कोई फर्म है उसके अंदर पार्टनर भी है जो नारायण जो लिमिटेड है उसको 2 लाख रुपए की सर्विस और प्रोवाइड करते। तो पहले हम डायरेक्टर के अमाउंट की बात कर रहे थे। हाँ जी, तो पहले हम ये बात कर लेते हैं कि तपस्या एंड एसोसिएट से रिलेटेड बात नहीं करते। पहले हम बात कर लेते हैं कि नारायण जो डायरेक्टर फीस जो ली है उस डायरेक्टर फीस का हमारा क्या ट्रीटमेंट होगा। देखना, सिटिंग फीस पेड टू डायरेक्टर एज पर द रिवर्स चार्ज नोटिफिकेशन टैक्स ऑन सर्विस सप्लाइड बाय अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट टू द सेड कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी इज पेबल अंडर RCM। प्रोविजन कौन सा एप्लीकेबल होता है, RCM। हेंस इन द प्रेजेंट केस द सिटिंग फी अमाउंटिंग टू ₹25,000, जो भी सिटिंग फी आ रही 25,000 रुपये, पेबल टू अर्पण सिंघानिया टू नारायण लिमिटेड इज लाइबल टू GST अंडर रिवर्स चार्ज एंड दस रिसिपिएंट ऑफ सर्विस नारायण लिमिटेड इज लाइबल टू पे GST ऑन द। सिंपल बात है कि 25,000 रुपये का जो अमाउंट है उसके ऊपर तो आपका क्या लगेगा, GST चार्ज हो गई होगा। सैलरी पेड टू डायरेक्टर, अब आप खुद सोच के बताओ कि जो सैलरी पे किया है उसके ऊपर GST चार्ज होगा क्या। आप बोलेंगे नहीं सर। द पार्ट ऑफ डायरेक्टर रेम्युनरेशन विच इज डिक्लेयर्ड एज अ सैलरी इन द बुक्स ऑफ कंपनी एंड सब्जेक्ट टू TDS अंडर 192 इनकम फ्रॉम सैलरी, और उसके ऊपर GST चार्ज नहीं होगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। देयर इज नॉट एनी लाइबिलिटी ऑफ GST। अब तपस्या एंड एसोसिएट के साथ में क्या होगा। तपस्या एंड एसोसिएट हैव रेंडर्ड certain professional service to Narayan Limited
द फैक्ट दैट अर्पन सिंघानिया इज अ पार्टनर इन तपस्या एंड एसोसिएट एंड अ डायरेक्टर ऑफ नारायण डज नॉट हैव एनी इम्पैक्ट ऑन द टैक्सेबिलिटी। कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों मत बोल देना, क्योंकि डायरेक्टर ने अपनी खुद की कैपेसिटी के अंदर खुद के नाम से बिलिंग जनरेट नहीं करी। यहाँ जो क्लियर एग्रीमेंट हो रहा है वो तपस्या इंडस्ट्रीज के अंदर हो रहा है और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर किसके अंदर हो रहा है, तपस्या और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बीच में एक रिलेशन। जब तपस्या और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के अंदर रिलेशन हो रहा है तो बाकी और रिलेशनशिप से हमको कोई फर्क नहीं। द प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय तपस्या एंड एसोसिएट टू नारायण आर लाइबल टू जीएसटी अंडर फॉरवर्ड चार्ज, और उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों? ये काम हो रहा है तपस्या एंड एसोसिएट के साथ में नारायण लिमिटेड का, तो इन दोनों के बीच में तो कौन सा लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। हुई सप्लायर तपस्या, लाइबिलिटी ऑन द तपस्या। ठीक है, तो इन शॉर्ट अगर मैं आपको लास्ट मिनट के अंदर प्रोविजन समझाऊं कि अगर एक कंपनी डायरेक्टर से सर्विस रिसीव करती है तो देखना पड़ेगा डायरेक्टर कैसे पैसा रिसीव कर रहा है। क्या डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो भैया जीएसटी लगेगा, आरसीएम का प्रोविजन लगेगा, कंपनी विल बी लाइबल टू पे जीएसटी। अगर ऐसा नहीं है, इसका उल्टा केस है। इसका उल्टा केस का मतलब क्या हुआ सर? उल्टा केस का मतलब हुआ कि डायरेक्टर एज ए सैलरीड एम्प्लॉय काम कर रहा है। अगर डायरेक्टर एज ए सैलरीड एम्प्लॉयड काम कर रहा है तो फिर मज़ा आ गया सर। अगर डायरेक्टर एज ए सैलरीड एम्प्लॉयड काम कर रहा है तो क्या होगा, तो उसके ऊपर हमारा कौन सा प्रोविज़न एप्लीकेबल होगा, सेक्शन 192 इनकम फ्रॉम सैलरी एप्लीकेबल होगा। एज ए एम्प्लॉय काम कर रहे हो तो जीएसटी नहीं लगता, क्योंकि क्या लिखा है, नेगेटिव लिस्ट में। लेकिन ड्यूअल कैपेसिटी में काम कर रहा है, प्रोफेशनल पैसा भी ले रहा है और सैलरी का भी पैसा भी ले रहा है, तो सैलरी वाले पर टीडीएस चार्ज नहीं होगा, प्रोफेशनल सर्विस पर जीएसटी चार्ज होगा। कौन सा बेस पर? आरसी में। आई थिंक आपको ये पूरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। हमने पूरे जीएसटी के जो सारे लेक्चर्स है, सारे अमेंडमेंट की एक पूरी सीरीज तैयार की है। पूरी सीरीज को आप आराम से देखिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, बाय, थैंक यू।